आज हम लोग समाज वैज्ञानिक और साहित्यकार डॉक्टर सुभाष शर्मा की किताब क्यों करते हैं लोग प्रतिरोध, इस पर बातचीत के लिए हैं। आज की बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो तीन पैनलिस्ट हैं इसमें, वो तीनों समाज विज्ञान के अलग अलग अनुशासनों से हैं। डॉक्टर कमल नयन चौबे राजनीति विज्ञान से इनका ताल्लुकात है। डॉक्टर मयंक कुमार इतिहास से हैं और डॉक्टर देवनाथ पाठक समाजशास्त्र से हैं। डॉक्टर सुभाष शर्मा की अपनी ट्रेनिंग समाजशास्त्र में हुई है। यह उनकी अंग्रेजी किताब को फिर से हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। व्हाई पीपल प्रोटेस्ट चर्चित किताब हुई थी, उसका हिंदी अनुवाद है जिसे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने छापा है। हम लोग बातचीत का आरंभ करेंगे कमल नयन चौबे जी से। डॉक्टर कमल नयन चौबे ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल और पीएचडी की है। आजकल ये दयाल सिंह कॉलेज में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। जातियों का राजनीतिकरण, बिहार में पिछड़ी जातियों के उभार की दास्तान और जंगल की हकदारी, राजनीति और संघर्ष, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इन्होंने जॉन रॉल्स और विल किमलिका जैसे सुप्रसिद्ध राजनीति सिद्धांतकारों की कृतियों का हिंदी में तर्जुमा भी किया है। सीएसडीएस से प्रकाशित होने वाली समाज विज्ञान की पूर्व समीक्षित पत्रिका प्रतिमान समय समाज संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर सुभाष शर्मा की किताब, जिसमें 6 पारिस्थितिकी आंदोलनों का अध्ययन किया गया है, 3 भारत के आंदोलन हैं और 3 बाहर के, तो उस पर पहले कमल नयन चौबे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एक ऐसे पैनल में अपने विचार को रख रहा हूं, एक काफी प्रसिद्ध और अच्छी किताब के बारे में, जहां पर लेखक सुभाष शर्मा जी खुद मौजूद हैं और डॉक्टर मयंक कुमार और डॉक्टर देव पाठक के साथ मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो ये मेरे लिए काफी खुशकिस्मती की बात है। मैं आने वाले 10 से 12 मिनट में कुछ बिंदुओं में इस पुस्तक के बारे में अपने विचारों को रखूंगा। सबसे जो खास बात है, जो मुझे अच्छी लगी, जो पहले पढ़ते हुए मुझे थोड़ा बहुत कहीं कहीं ऐसा भाषा के स्तर पर ऐसा लग रहा था कि कुछ शब्दों को शायद एकदम नए तरीके से लिखा गया है, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि ये किताब हिंदी में मौलिक रूप से नहीं लिखी गई है। तो ये एक इसकी अच्छी विशेषता रही है। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे ये एहसास हुआ। तो इस किताब को हिंदी में लाने के लिए और इस किताब को लिखने के लिए सुभाष शर्मा जी विशेष रूप से धन्यवाद और आभार के अधिकारी हैं, क्योंकि आमतौर पर हम कुछ आंदोलनों के बारे में छिटपुट अध्ययन पाते हैं हिंदी में, लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि सैद्धांतिक रूप से किस तरीके से उन्हें विद्यार्थियों के सामने रखा जाए। तो ये एक पहलू है कि विद्यार्थियों के सामने एक अध्ययन से जुड़ी हुई सैद्धांतिक बातें जो होती हैं, यानी कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के सिद्धांत के बारे में, जैसे अगर हमें समझाना हो, उन्हें बताना हो, तो ना तो कई बार वो शब्दावली हमें मिल पाती है और ना ही उस पर अध्ययन सामग्री। तो ये एक जो बहुत बड़ी कमी है, वो हिंदी में पूरी करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए सुभाष शर्मा जी धन्यवाद के अधिकारी हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं कहूँ तो वो एक जो खासियत इस पुस्तक की है, वो यह है कि इस पूरी पुस्तक में जो नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण के बीच में जो एक अध्ययन करने की परंपरा रही है, या फिर ये परंपरा रही है कि कुछ आंदोलनों को साउथ यानी कि विकासशील देशों से ले लिया जाए, उससे आगे बढ़ते हुए सुभाष शर्मा जी ने मुख्य रूप से जिसे हम विकासशील समाज कह सकते हैं, उसके भीतर चलने वाले आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित किया है। और ये जो सभी आंदोलन हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है। और मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी इस किताब की, कि इसमें इस बात को बहुत जोर से स्थापित करने की कोशिश की गई है कि जिसे हम
बहुत ही रोमांटिक शैली में पर्यावरणीय आंदोलन कहते हैं। असल में वो पर्यावरणीय आंदोलन है, लेकिन उसके साथ-साथ या कई बार उससे ज़्यादा वो जीविका के लिए संघर्ष से जुड़े हुए आंदोलन हैं। वो ऐसे आंदोलन हैं जहाँ पर लोग अपने लाइवलीहुड के इश्यूज़ से रोज़-रोज़ वो अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, वहाँ संसाधनों के लिए किस तरह का जद्दोजहद है, उसके बारे में एक समझ हमारे सामने इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई। लेकिन जो सैद्धांतिक विमर्श है उस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। मैं एक बार फिर से जो पूरा एक हमें ये समझना होगा कि जो विकसित देशों में पर्यावरणीय आंदोलन आया, वो एक तरीके से पोस्ट मटेरियलिस्ट सोसाइटी के कंसर्न से जुड़ा हुआ था। यानी कि भौतिक ज़रूरतों की पूर्ति तो हो चुकी है, अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हुए फिर से प्रकृति की ओर वापस लौटा जाए, ये चिंता। और जो विकासशील देश हैं, उनके लिए, वहाँ के लोगों के लिए जो चिंता की बात रही है वो ये कि किस तरीके से हम अपने जीविका से जुड़े हुए मुद्दों को सुलझाएँ, किस तरीके से हम इन मुद्दों को अपने जीवन में साकार रूप में सुलझा पाएँ और संसाधनों पर हमारा अधिकार हो पाए। तो ये जो एक रोमांटिक रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रवृत्ति है, जो कई बार हमारे देश के कई लेखकों में भी सामने आती है पर्यावरणीय आंदोलनों के संदर्भ में, जिसके बारे में कुछ लेखकों ने ये बिल्कुल सही ही दिखाया है कि असल में वो जो मिडल क्लास के या अर्बन एक्टिविस्ट होते हैं, वो अक्सर इन्हें एक एनवायरमेंटल मूवमेंट के रूप में ही प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन अगर हम नज़दीक जाके देखें तो ये जीविका के संघर्ष से जुड़े होते हैं और यह पुस्तक इस बात को काफ़ी साफ तरीके से सामने लाती है कि आखिर लोग प्रतिरोध क्यों करते हैं। तो वहाँ पर अपने पर्यावरण की सुरक्षा एक पहलू के रूप में सामने होती है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चिंता ये भी होती है कि कैसे वो अपनी जीविका के मुद्दों को सुलझाएँ। और अलग-अलग जो साउथ के देश हैं, यानी कि जो विकासशील देश हैं, उनके जो आंदोलन है, उनका अध्ययन करने से यह बात भी सामने आती है कि किस तरह के साझा मुद्दे इन अलग-अलग आंदोलनों में रहे हैं। इस किताब को पढ़ते हुए कुछ पहलू जो मुझे लगता है कि जिन पर आगे शोध किया जा सकता है या मुझे लगता है कि लेखक चूँकि हमारे साथ हैं, तो हम उनसे इस बारे में बात कर पाएँगे। वो ये है कि एक तो मैं इस बात के लिए भी लेखक को बधाई दूँगा कि उन्होंने काफ़ी साफ तरीके से अपनी अध्ययन पद्धति के बारे में, मेथोडोलॉजी के बारे में लिखा है। उन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी की सीमाओं को भी बताया है और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि उनकी किताब का जो लक्ष्य है, उसमें वो किस तरीके से इस मेथोडोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। जो आम तौर पर पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर जब एक लोकप्रिय रचना रचने की कोशिश की जाती है, यानी कि आम लोगों की समझ में आने लायक पुस्तक लिखने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह के पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। यह मान लिया जाता है कि भई ये हम ऐसी पुस्तक लिख रहे हैं जो कि आम पाठक पढ़ेगा, तो मेथोडोलॉजी के सवाल से उसको जूझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पर आकर मुझे लगता है कि यह एक ऐसी किताब सामने है हमारे, क्यों करते हैं लोग प्रतिरोध, जिसमें कि एक जो विषय के विशेषज्ञ हैं, वो भी पुस्तक तक जा सकते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं और जो एक आम पाठक है, वह भी पुस्तक को पढ़ते हुए पर्यावरणीय आंदोलनों के अलग-अलग आयामों को समझ सकता है। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण पहलू की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा था। सुभाष शर्मा जी अगर उस पे टिप्पणी करेंगे तो और भी अच्छी बात होगी। वो ये कि जो विभिन्न आंदोलन हैं, खास तौर पे जो हिंदुस्तान के भीतर के आंदोलन आपने लिए हैं, अ, उन आंदोलनों के संदर्भ में कम लेकिन कुछ अलग आंदोलनों के संदर्भ में मुकुल शर्मा ने अपनी पुस्तक सैफरन एंड ग्रीन में ये दिखाया है कि हमारे देश के पर्यावरणवादी आंदोलनों में एक प्रवृत्ति रही है और वो प्रवृत्ति ये रही है कि उनका झुकाव दक्षिणपंथी राजनीति की ओर बढ़ा है। उनके भीतर एक ऐसा तत्व सामने आया है जहां पर प्रगतिशील राजनीति की तुलना में दक्षिणपंथी झुकाव ज्यादा है। हिंदुत्ववादी पहचानों की ओर झुकाव है, राष्ट्रवाद की एक मजबूत संकल्पना की तरफ झुकाव है। और बाद के अपने अध्ययनों में अमिताभ आविष्कर ने भी यह दिखाया कि जिन क्षेत्रों में नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था, वहां पर काफी तेजी से दक्षिणपंथी राजनीति करने वाले दलों का प्रभाव बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव पड़ा या आरएसएस का प्रभाव पड़ा।
और इसमें उन्होंने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि जो आंदोलन चल रहा था उसमें जितना जोर एक आइडिया जो अभी हमारे देश में और पूरी दुनिया में प्रचलित है, इंडिजिनस पीपल, इस कैटेगरी को दिया गया और इस कैटेगरी को आदिवासी के साथ मिला दिया गया, तो उसके कारण से यह भी हुआ, ये दूसरा पहलू है, जिससे कि जो आदिवासी नहीं थे, जो दलित थे और जो गरीब लोग थे, वो ऐसे आंदोलनों से दूर हुए। तो ये जो आंदोलन के भीतर की जो एक गत्यात्मकता है, उसका जो डायनेमिक्स है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो अध्ययन पद्धति है, जिस रूप में आपने अपनी बातों को रखा है, उसके कारण से इन पहलुओं पे जितनी गहराई से बातें सामने आनी चाहिए थी, शायद वो नहीं आ पाई हैं, या अगर आ पाई हैं तो मेरी नज़र में वो नहीं आ पाई हैं। तो अगर आप इस पे कुछ टिप्पणी करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि उसके बाद के शायद हम इस चीज को निष्कर्ष में या कहीं और इन पहलुओं को ला सकते हैं कि किस तरीके से बाद के दौर में भारत में भी और अन्य देशों में भी जो जंगलों पर संसाधनों के लिए संघर्ष चल रहा है, वहां पर आदिवासी बनाम गैर आदिवासी का प्रश्न काफी मजबूती से उभर कर सामने आया है। और यह कई बार आंदोलनों में दरार पैदा करने वाली बात भी शामिल हुई है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा और मुझे लगता है कि उसके बाद मैं अपनी बात को रोकूंगा भी। जैसे अगर हम वन अधिकार कानून और पेशा की बात करें, तो इन दोनों ही कानूनों में एक अधिकार दिया गया है जो स्थानीय समुदाय हैं उनको, और यह उम्मीद की गई है, यानी इस बात की स्वीकृति दी गई है, जो कि आपके पुस्तक में भी बात सामने आती है, कि स्थानीय समुदायों द्वारा संसाधनों पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी पर्यावरणीय आंदोलन का एक आयाम है, या सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। तो इन दो कानूनों में इन चीजों को मान्यता दी गई है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो आदिवासी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर्स के बीच का जो एक अंतर है, उसके कारण से एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है जहां पर जो समूह आदिवासी नहीं है वो अपने आप को हाशिए पर पाते हैं। तो क्या यही प्रवृत्ति बार बार पर्यावरणीय आंदोलनों में भी उभर कर सामने आई है या आ रही है? और इसके साथ ही एक जो जुड़ा हुआ आयाम है, वो यह है कि जो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वन्य जीव संरक्षण का जो एक मुद्दा है, मुझे लगता है कि शायद उस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम और ये शायद पर्यावरणीय आंदोलनों की एक बहुत बड़ी सीमा के रूप में भी सामने आ सकता है, कि जब हम यह कहते हैं कि पर्यावरणीय आंदोलन में जो स्थानीय समुदाय हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनका अधिकार होना चाहिए वन संसाधनों पर, तो इसके कहने के बाद भी एक सीमा है जहां पर रुकने की जरूरत है। और वो सीमा यह है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जहां पर थोड़े वैज्ञानिक नजरिए से देखने की जरूरत होती है, जहां पर हमें यह मानना होता है कि हो सकता है कि जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी कुछ परंपराएं, उनकी कुछ गतिविधियां, उनकी कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जिसके कारण से वन्य जीवों को नुकसान हो सकता है। तो ये एक अंतर है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स और वाइल्ड लाइफ कंसर्न्स के बीच में, पर्यावरणीय आंदोलनों और वन्य जीवों के संरक्षण के बीच में। मुझे लगता है कि शायद उसको भी कहीं रेखांकित करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि एक और दूसरा काम है जो शायद वो हम सब लोगों के लिए है, वो ये कि हम अपने तुलनात्मक अध्ययन के दायरे को थोड़ा सा और संकुचित करें। शायद दक्षिण एशिया के कुछ देशों के बारे में हम अध्ययन करें कि जो पर्यावरणीय आंदोलन हिंदुस्तान में हुए, जो पाकिस्तान में हुए, जो बांग्लादेश में हुए, उनके बीच में कुछ साझापन है, उन मुद्दों में कुछ साझापन है या नहीं। अभी मैं इसके बारे में बहुत विस्तृत टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि हो सकता है कि बातचीत में डॉक्टर पाठक या डॉक्टर मयंक कुमार इसके बारे में बोले, या लेखक खुद इसके बारे में बताएं, तो एक नई दृष्टि मिलेगी। और मुझे कम से कम ये लगता है कि ये एक आगे के अध्ययन के लिए एक रोचक दिशा हो सकती है। तो मैं अपनी बातों को यही रोकूंगा और मैं सुभाष शर्मा जी को फिर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक इतनी बेहतरीन किताब लिखी है, जिससे कि उस मुद्दे के बारे में विद्यार्थियों को और आम लोगों को जानकारी ज्यादा सुलभ तरीके से मिल सकती है, जो मुद्दा आज हमारे लिए जीवन और मरण का मुद्दा है, जो शायद सभ्यता के अस्तित्व के लिए सबसे गंभीर मुद्दा है। तो इसके लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद। कमल नयन जी ने इस किताब के बहुत सारे आयाम के बारे में बताया और वन्य जीवों के अधिकारों की भी बात की।
इस किताब में जिन आंदोलनों का अध्ययन किया गया है उसमें एक केरल का शांति घाटी आंदोलन है। वो आरंभ ही हुआ था शेर की पूंछ वाले लंगूरों के सवाल को लेकर। हम लोग अगले चरण में जब बातचीत करेंगे तो इसके जरिए, और मैं चाहता हूं कि आगे भी जो वक्ता बोलें वो इसको भी ध्यान में शायद रखेंगे। हमारे दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर मयंक कुमार। इन्होंने जेएनयू से अपनी पढ़ाई की, पीएचडी की। 16वीं 17वीं सदी के हिंदी साहित्य में जाति की जटिलता या जाति की जटिल उपस्थिति पर इन्होंने अपना शोध किया है। हाल में ही इन्होंने को एडिट एक किताब इनकी आई है, रिविजिटिंग द हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल राजस्थान, एसे फॉर प्रोफेसर दिलबाग सिंह। इनका एक मोनोग्राफ मानसून इकोलॉजीज, इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट पैटर्न्स इन राजस्थान ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड। डॉक्टर मयंक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, लाइब्रेरी और फुलब्राइट फेलो रहे हैं। तो मैं सीधे डॉक्टर सुभाष शर्मा की किताब पर डॉक्टर मयंक को आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात कहें। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुभाष जी, बात आपसे शुरू करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक हमें किताब हिंदी में उपलब्ध कराई। कमल और हम दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और एक इतिहासविद होने की वजह से मैं खास तौर से आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहूंगा क्योंकि हम लोगों ने एक पेपर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के तहत इंट्रोड्यूस किया था, एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, और उसकी रीडिंग बांधने में जो परेशानी से हम लोग गुजरे हैं उसको हम लोग जानते हैं। उस परेशानी को दूर करने में ये किताब हमें काफी हद तक सहयोगी रहेगी, तो उसके लिए खास तौर से आप धन्यवाद के पात्र हैं। समालोचना की बात बार बार हो रही थी जब हम लोग अभी इनफॉर्मली बातचीत कर रहे थे, उसके ऊपर हम लोग अभी आएंगे। लेकिन जो चीज एक और जो आपसे कहनी जरूरी है कि आज ये सवाल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि लोग क्यों प्रतिरोध करते हैं, क्योंकि आपकी किताब के सब टाइटल में तो है कि ये आंदोलनों की बातचीत हो रही है, बट जो उसका मेन टाइटल है, जो मेन शीर्षक है, वो आज बहुत माकूल है कि लोग प्रतिरोध क्यों करते हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ के ये भी कहना चाहूंगा कि क्यों लोगों को प्रतिरोध करना चाहिए। ये किताब हमें उसकी तरफ भी बढ़ाती है, उसकी तरफ भी हमें प्रेरित करती है कि खाली स्वीकार कर लेने से बात नहीं बनने वाली है। खासकर ये सवाल तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम प्रकृति ऐसे मूक विषय के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, जो खुद बोल नहीं सकती, जो अपनी बात नहीं रख सकती है। तो उसकी बात रखने के लिए हमें उसको स्वर देना पड़ेगा और हमें प्रतिरोध रखना पड़ेगा। खाली प्रतिरोध इसलिए नहीं किया जा रहा है कि हमें शौक है प्रतिरोध करने का, बट प्रतिरोध इसलिए भी किया जा रहा है कि हम विकल्प की बात कर रहे हैं। और आपकी किताब उन विकल्पों की तरफ बच्चों को प्रेरित करती है कि तुम बढ़ो और विकल्पों की खोज करो। वो विकल्प जो आम आदमी ने गांव में रह करके, आम आदमी ने नदी किनारे रह करके, आम आदमी ने जंगल के अंदर रह करके देखे हैं, उन विकल्पों को कैसे मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जा सकता है, इसके ऊपर आपकी किताब उनको प्रेरित करती है। एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसको हम इतिहास भी ज्यादा नहीं समझ पाते हैं, बट आपकी किताब से मुझे समझ में आना शुरू हुआ और ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे हिंदी भाषी छात्रों तक पहुंचेगी बात, कि हर आंदोलन का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, तो एक समाजशास्त्रीय अध्ययन भी होता है। और ये समाजशास्त्रीय अध्ययन है, ये उसके उन गूढ़ पहलुओं को भी एग्जामिन करता है जो उस समय के प्रोडक्ट हैं। हम इतिहासकार उसको एक लॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में देखने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हम उसके जो तत्कालीन कारक हैं उन कारकों को नजरअंदाज कर जाते हैं, बट आपने उन कारकों को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखा है। ये बात तब और हमारे सामने इंपॉर्टेंट हो जाती है जब टाइटल को एक बार फिर से गौर करें, लोग प्रतिरोध क्यों करते हैं। आपने ये कहीं नहीं कहा कि लोग प्रतिरोध करते थे, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि ये प्रक्रिया सतत है और ये आगे जारी रहेगी। तो जो प्रतिरोध की परेशानी है वो हमेशा हमें देखनी पड़ेगी और हमें उससे निपटना पड़ेगा। इसलिए इसकी किताब का टाइटल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चों के तक एक बात पहुंचा रहा है कि प्रतिरोध की जो राजनीति है वो राजनीति विकल्प की राजनीति है, वो राजनीति एक अच्छे भविष्य की राजनीति है, एक बदलाव की राजनीति है। क्योंकि जो सिस्टम है उसकी परेशानियों को जब आपने
उत्तर और दक्षिण के देशों में बांटा तो बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाता है कि ये जो औद्योगिक क्रांति के से उपजा समाज है, इसकी क्या परेशानियां हैं और कैसे उन परेशानियों से हमारा देशज समाज निपट रहा है। मतलब विकास की जो जो अलग परिपाटियां हैं, उनके ऊपर आप बहस करके बच्चों के सामने एक बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अपने फायदे रहे हैं। हम ये कहीं नहीं कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से नुकसान ही नुकसान हुआ है, उसके अपने फायदे रहे हैं। डेमोक्रेसी उसका बाई प्रोडक्ट रहा है, उस प्रजातंत्र का ही हिस्सा है कि आज हम इतना खुल के बातचीत कर पा रहे हैं, समाज का अलग अलग तबका भागीदार हो पा रहा है। किस हद तक हो पा रहा है, इसके ऊपर हम लोग की बहस है। और मैं मानता हूं कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है, जिस मात्रा में मिलना चाहिए उस मात्रा में नहीं मिलना है, जितने ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है, लेकिन डेफिनेटली उसकी तरफ प्रोग्रेस हुई है। एक सवाल जो कमल नयन ने शुरू में उठाया था, उस शब्द को फिर इन्होंने आगे डेवलप नहीं किया, कि आपने अपनी किताब में कहीं भी रोमांटिसाइज नहीं किया है। ऐसा कहीं ये कहने की कोशिश नहीं की है कि ये जो आंदोलन है ये एक बहुत अच्छे विकल्प को बता रहे हैं। आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं उन परिस्थितियों के अंदर जीविका एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, और उन मुद्दे को समझने के लिए जो उनकी समझ थी उस समझ के तहत वो काम कर रहे हैं। वही बात कमल ने अंत में कंक्लूड किया उसी के सहारे जाकर के, कि जो वाइल्ड लाइफ का सवाल है वो वहां के ऊपर उभर करके नहीं आ पा रहा है उन आंदोलनों में। शांति घाटी आंदोलन की शुरुआत तो डेफिनेटली हम लोग को शेर की पूंछ वाले लंगूर से देखने को मिल रही है, लेकिन वो जो मेन डिस्कोर्स है आंदोलनों का, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ उस रूप में उभर करके नहीं आ पा रही है। क्योंकि शायद जो जनजाति है या जो देश समाज है वो इतना ज्यादा उनमें घुला मिला है कि उनको अपने से अलग करके नहीं देख पा रहा है। ये बहस तब और गहरी हो जाती है जब हम लोग कंजर्वेशन के गहरे मुद्दे को देखने की कोशिश करते हैं। बार बार ये बात कही जाती है कि लोगों को जंगलों से बाहर निकालो, और वहीं पे दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर उनको जंगलों से बाहर निकाल दिया तो जो सुरक्षा हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। ये तो बरसों से सदियों से संग रहते आए हैं, तो उनसे कोई नुकसान जानवरों को नहीं है। तो ये जो बहस है, ये बहस और खूबसूरती से आपकी किताब में उभर करके आ रही है। जहां के ऊपर मुझे जो इसके ऊपर सवाल उठ रहे थे, जहां मुझे थोड़ी सी और उम्मीद थी, क्योंकि किताब हमें 2019 में हासिल हो रही, 2020 में हासिल हो रही है, कि जो आपका परिदृश्य है वो बंधा हुआ है अभी भी 1980 और 1990 तक में, जबकि हालात 1990 में हिंदुस्तान में जो लिबरलाइजेशन हुआ है उसके बाद जो जीविका के सवाल हैं वो बहुत बदल गए हैं हमारे देश समाज के लिए भी। तो जो किताब में मैं ढूंढ रहा था, या मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब इसका भाग 2 लिखिएगा तो उसके अंदर ये जो 1990 के बाद की परिस्थितियों में बदलाव आया है, जिसका गहरा प्रभाव हमें जनजातियों पे भी देखने को मिलता है और देश समाज पे भी देखने को मिलता है, तब वो सवाल जो कमल ने उठाया था वो फिर से हमारे सामने आ जाएगा। शायद कमल 1990 के दशक के बाद की राजनीति और आर्थिक व्यवस्था की वजह से इन आंदोलनों का स्वरूप जो है वो दक्षिण पंथियों की तरफ मोड़ता चला जा रहा है। हमें उस वक्त के दशक में देखने को नहीं मिलता उनका दक्षिण पंथी रुझान। ये दक्षिण पंथी रुझान बहुत बाद में देखने को मिल रहा है। तो वो जो बदले हालात हैं, उन बदले हालातों के लिए इस किताब या इस लेखक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि लेखक ने जहां तक बांधा है वहां तक वो रुख देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन क्योंकि 1920 में ये किताब हम बच्चों के सामने भेज रहे हैं, तो हमें वो सवाल जो मुकुल शर्मा ने उठाए हैं, जो अमिताभ बावस्कर ने उठाए हैं, और जो हकदारी के सवाल कमल ने खुद उठाए हैं, वो भी हमें इसके अंदर लाने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंटेस्टेड इशू रहे हैं, बहुत ज्यादा उलझे रहे हैं। इसी के संदर्भ में एक और बात जो इन्होंने कही थी, कमल नयन ने, हमें स्थानीयता और जो छोटे मतलब अपने अगल बगल का देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इनके संदर्भ में भी हमें अध्ययन करना चाहिए। कमल, योर पॉइंट इज वेल टेकन, और डेफिनेटली उसके ऊपर अध्ययन होना चाहिए। मैं इस सिलसिले में एक थीसिस मैंने सुपरवाइज की थी, बांग्लादेशी स्कॉलर था जिन्होंने काम किया कि जो फरक्का डैम बना है, उस फरक्का डैम ने बांग्लादेश में किस तरीके से राष्ट्रवाद को जन्म देने में गहरी भूमिका अदा की है। मैं बार बार उनसे पूछता रहा कि बांग्लादेश में फरक्का डैम से होने वाले पारिस्थितिकी नुकसानों के ऊपर कुछ देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश ने फरक्का डैम को यूज करके राजनीतिक इस्तेमाल तो किया, क्योंकि नेशनलिज्म को बहुत बढ़ावा मिला, लेकिन जो उसके परिणाम थे उसका अध्ययन हिंदुस्तान में ज्यादा हुआ है, बांग्लादेश में देखने को हमें कम मिल रहा था।
जिन लोगों ने गंगा नदी के ऊपर काम किया है वो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जब गंगा नदी निकलती है पटना के बाद, तो जो गंगा के ऊपर डैम बन रहे हैं, उन डैमों का किस तरीके से असर मछलियों के ऊपर पड़ रहा है, और उसके ऊपर अध्ययन भी काफी ज्यादा हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा अध्ययन हमें बांग्लादेश से देखने को अभी नहीं मिल रहा था। हो सकता है वो काम हुआ हो, मेरा वो छात्र उससे अनभिज्ञ हो। तो ये हिंदुस्तान में रह के हम लोग को सुविधा भी है, और हम लोग को ये कोशिश भी करनी चाहिए कि उन रीजन्स को भी छुएं, और तब उनसे बात हमारी आगे बढ़ पाएगी। तुम्हारी बात को कमल एक और आगे बढ़ाते हुए, जो आज चीन में बांध बन रहे हैं, हमें उसकी तरफ भी नजर रखनी ही पड़ेगी। चाहे इस किताब में हम उसको नहीं उठा के ला पाए, बट वो सवाल हमारे सामने आगे आएगा ही आएगा। सुभाष शर्मा जी, एक गुजारिश आपसे कि इस किताब के संदर्भ में डेफिनेटली आप अवेयर हैं, लेकिन इस किताब के सहारे अगर बच्चों तक वो बात पहुंचने लग जाए इसके अगले एडिशंस में, कि एंथ्रोपोसीन और कैपिटलोसीन को लेकर के जो आज की बहस चल रही है, और कैसे उसमें इन आंदोलनों को आप प्लेस कीजिएगा, कि जो एंथ्रोपोसीन वाली पूरी परंपरा पश्चिम के देशों की रही है, उसको हमारे ये आंदोलन चैलेंज करते हैं। हमारे ये आंदोलन प्रकृति को आगे रख करके जीविका के सवाल के सहारे चल रहे हैं, लग्जरी के सवाल को सेकेंडरी करके चल रहे हैं, या एमिनिटीज के सवाल को सेकेंडरी करके चल रहे हैं, लाइवलीहुड के क्वेश्चन को प्राइमरी करके चल रहे हैं। सो आपसे जो अगले एडिशंस आए, उसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये जो आज नई बहस चल रही है, क्योंकि ये हम लोग के यहाँ सिलेबस का भी हिस्सा बन रहा है, और ये आज की हाला बहस भी है, तत्कालीन बहस भी चल रही है, ये जुड़ेगा तो हम लोग के लिए और आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के रूप में हमारे सामने आने लग जाएगा। एक और गुजारिश जो इस किताब के संदर्भ में मुझे आपसे खास तौर पे करनी है, कि आपने कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट, फिलीपींस के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत खूबसूरती से इस किताब में उठ करके आया है, लेकिन वो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट हमें उतनी खूबसूरती से चिपको आंदोलन में देखने को नहीं मिलता। जो उसकी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री रही है कॉलोनियलिज्म से जुड़ी हुई, वो अगर और मुखर होकर के आएगी तो बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हिंदुस्तान की अपनी भी एक परंपरा रही है, और जो कॉलोनियल इंटरवेंशन रहा है उसने हमारे लॉन्ग ट्रेडिशन को कैसे रप्चर किया है, और वो जो हमारी देशज परंपरा है उनको और खूबसूरती से सामने लेकर के आ पाएगी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस किताब को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मयंक कुमार। डॉक्टर मयंक कुमार ने कमल नयन चौबे की बातचीत को आगे बढ़ाते हुए इस किताब में जो बातें हैं उसकी और जो नहीं है उसकी भी चर्चा की। हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर देवनाथ पाठक। अभी हम लोगों ने राजनीति शास्त्री और इतिहासकार की नज़र से इस किताब पर बातचीत सुनी। अब एक समाजशास्त्री, और ये दोनों लोगों का, किताब लिखने वाले का और अब जो बोलने आ रहे हैं देवनाथ पाठक, उनका, इन दोनों का इस लिहाज से गोत्र एक है, दोनों समाजशास्त्र के हैं। हाँ, डॉक्टर देवनाथ पाठक ने जेएनयू से अपनी उच्च शिक्षा हासिल की है, पीएचडी की है, और आजकल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र पढ़ाते हैं। ये सांस्कृतिक मसलों पर शोध कर रहे हैं। मैथिली लोक गीतों पर शोध आधारित पुस्तक इनकी प्रकाशित है। दक्षिण एशिया के सांस्कृतिक राजनीतिक विषयों पर इन्होंने कई पुस्तकें संपादित की है। इनके विमर्श के क्षेत्र में आधुनिक और लोक कला, प्रचलित संस्कृति के राजनीतिक आयाम, मीडिया मंत्रणा है। देश विदेश के फेलोशिप से सम्मानित, लेकिन शैक्षणिक रचनात्मकता को अपना सबसे बड़ा माध्यम मानते हैं। ये गल्प लोक नामक यूट्यूब चैनल इसी कला उपक्रम की गवाही देता है, उसी का साक्ष्य है। तो अब डॉक्टर देवनाथ पाठक। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। मैं भी बाकी के जो दो मित्रों ने जो बातें कही, उसी संदर्भ में, उसी के रोशनी में मेरी भी जो थोड़ी बहुत जो समझ बनी है इस किताब को पढ़ने से, वो मैं साझा करूंगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष शर्मा जी को कि उन्होंने ये किताब लिखी है, और काफ़ी मेहनत इसमें दिखाई पड़ती है। जो शोध संबंधित जो एक रिगर होता है, जो एक सिंसियरिटी होती है, वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। काफ़ी रेफरेंस्ड है ये किताब, जो एक ऐसी किताब है जिसका कि विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षण के संस्थानों में
शोधार्थी, शिक्षक और विद्यार्थी सबों के लिए काफी महत्व होगा। उस लिहाज से काफी प्रतिष्ठा मिलेगी इस किताब को। जो बात मुझे मैं काफी वो जो लाइंस के बीच में जो छुपी हुई बातें होती हैं, मैंने उसको ज्यादा देखने की कोशिश की है। तो संभवतः वो सारी सूचनाएं जो मयंक और कमल नयन ने अभी बताया जो किताब में है, उस डिटेल में ना जाऊं। बात मैं शुरू करता हूं किताब के उस हिस्से से जहां जिसको हम लोग बस देख के और आगे बढ़ जाते हैं और उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। उसको हम समझ लेते हैं कि ऑथर का, लेखक का एक भावनात्मक पहलू है, इसलिए लेखक ने ऐसा लिख दिया है। तो वो जो किताब डेडिकेट किया गया है वो उन्होंने अपनी माँ को डेडिकेट किया है। और वो कहते हैं कि देशज ज्ञान जो है उसकी पहली धारा उनको अपनी माँ की कहानियों में उनके साथ जो गपशप होते थे, उन्होंने जो माँ से सुना था, वहीं से मिला। और उसके बाद फिर आगे जब बढ़ते हैं तो वो भूमिका जो है उसमें पता चल जाता है कि इनका ओरिएंटेशन, जो ऑथर का जो अपना ओरिएंटेशन है वो क्या है, वो कितने, वो जो लोक जनमानस है, वो जो जिसको देशज ज्ञान कहते हैं, जो लोक संस्कृति है, उसमें कितने गुत्थम गुत्था होकर एक ऐसे मुद्दे पर किताब लिख रहे हैं जिस पर अंतरराष्ट्रीय बहस भी चल रहा है। बहुत सारे डिप्लोमेटिक जो गतिविधियां होती हैं वो भी सुनाई पड़ती हैं इस किताब में। और साथ ही साथ जो सामाजिक राजनीतिक धरातल पर बहुत सारी जो गतिविधियां होती हैं वो भी दिखाई पड़ता है। लेकिन साथ ही आप ये बना रहता है कि इनका जो वो रुझान है देशज ज्ञान की तरफ, लोक संस्कृति की तरफ, संस्कृति की तरफ, समाज की तरफ, सामाजिकता की तरफ, वो किताब में एक रीढ़ की तरह विद्यमान रहता है। जैसे किताब का स्पाइन होता है उसी तरह इसका मुझे स्पाइन, चाहे वो प्रतिरोध के आंदोलनों पर भी चर्चा हो रही होती है, तो मुझे लगता है कि वो जो स्पाइन है, वो जो रीढ़ है, वो बना रहता है कि ये सामाजिकता क्या है जिसमें ये आंदोलन उठते हैं, और वो सामाजिकता क्या है जिसमें जो पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी से जो मनुष्य का जो रिलेशन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कुछ टूट फूट हो गया है उस संबंध में। बड़े स्तर पर कहें तो पर्यावरण से भी हमारे संबंध टूट फूट हो गए हैं। और इकोलॉजी जिससे कि जो कि हमारे जो प्रकृति से संबंध है उसको और बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से बताता है इकोलॉजी, वो भी वो तो जाहिर है टूटा ही है। और अभी के वक्त में जो महामारी का समय है उसमें तो और ज्यादा खुल के साफ दिखता है। दिल्ली में रहने वाले तो लोग उसको अपनी सांसों में भी महसूस करते हैं कि कैसे वो संबंध टूट गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी किताब मुझे वो शुरू से डेडिकेशन से लेकर अंत तक पूरी किताब में मुझे वो चिंता दिखाई पड़ती है कि वो सामाजिकता, वो संस्कृति जो हमारे पारिस्थितिकी से संबंध को मजबूत करता था, उसके साथ क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है उसके साथ। यही इस किताब की मुझे खूबी भी लगी और वहीं पे मुझे लगा कि थोड़ा और विशेष ध्यान देने की शायद जरूरत थी। हालांकि और दूसरी चीजें जो बताई गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जाहिर है कि हर एक बातें एक ही किताब में नहीं बताई जा सकती हैं। तो जो एब्सेंस है उसको ज्यादा उस पर जोर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे जो ये लगता है कि इकोलॉजी और उससे रिलेटेड जो प्रतिरोध के आंदोलन है उन सब का सांस्कृतिक सामाजिक जो संबंध है वो कितना खुलकर इस किताब में आ रहा है, वही मुझे इस किताब की बहुत बड़ी खासियत लगती है। एक जो उसी सिलसिले में कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में एक विद्यार्थी के तौर पर, मैं आंदोलन का विद्यार्थी नहीं हूँ, आंदोलन को देखने में मेरी कोई बहुत पहले से कोई बहुत अनुभव नहीं है आंदोलन को देखने में, लेकिन लोक संस्कृति का विद्यार्थी मैं हूँ और उसको देखने समझने में हमेशा रुचि रही है। तो मुझे ये हमेशा ये इस किताब को देखते हुए मुझे जो छह आंदोलनों के माध्यम से बहुत सारी बातें बता रहे हैं और अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रस्तुत कर रहे हैं शर्मा जी, उसको पढ़ते हुए मुझे बार बार यही ख्याल आता है कि क्या कुछ आंदोलनों के आधार पर ही बस हम समझ सकते हैं जो हमारा पारिस्थितिकी से हमारा जो लेना देना है, जो इकोलॉजी जिसमें हम
मनुष्य, वन्य जीव और आस पड़ोस में रहने वाले जीव जंतु भी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हम सब जो संबंधित हैं, उस संबंध को समझने के लिए क्या सिर्फ ये 6 आंदोलन पर्याप्त हैं? बल्कि मैं तो यहां तक जाता हूं थोड़ी सी हिम्मत करके, ये भी सोचने लगता हूं कि क्या आंदोलनों के माध्यम से हमारा जो सामाजिक स्थिति ऐसा हो गया है कि हमारे संबंध टूट फूट गए हैं प्रकृति के साथ, या बड़े ऑर्केस्ट्रेटेड हो गए हैं, या बड़े क्यूरेटेड संबंध हो गए हैं। वो वैसे ही हो गए हैं जैसे कि बड़े बड़े महानगरों में जो पार्क होते हैं, और पार्क में जाके पेड़ों के बीच में बच्चे बोलते हैं कि देखो हम नेचर के बीच में आ गए हैं। नेचर वही नहीं होता है, वो बहुत ही क्यूरेटेड, वो बहुत ही कन्फाइंड नेचर है, वो बनाया गया है। तो वो बिल्ट इन्वायरमेंट का जो अपना सेंस है नेचर का, तो वो साफ दिखाता है कि जब हम उसी को सिर्फ नेचर मानने लगते हैं और बाकी जो नेचर होता है वो वहां हम पर्यटन करने के लिए सिर्फ जाते हैं, तो वो साफ जाहिर करता है कि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जो संबंध हैं प्रकृति के साथ, वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गए हैं। और उनको समझने के लिए शायद मुझे लगता है कि आंदोलन से ज्यादा, आंदोलनों को देखने के अलावे और भी बहुत सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है। शायद सामाजिक संरचना को देखने की आवश्यकता है, जो सांस्कृतिक जो कल्चरल पैटर्न्स नए नए इमर्ज हुए उसको देखने की आवश्यकता है। शायद उसको उपभोक्तावादी संस्कृति से जोड़कर और ज्यादा देखने की आवश्यकता है, उसमें सिर्फ लेमेंट करने के लिए नहीं, सिर्फ अफसोस जताने के लिए नहीं, बल्कि बिल्कुल समझने के लिए कैसे उपभोक्तावादी संस्कृति इकोलॉजी और मनुष्य और प्रकृति के संबंध को तहस नहस करता है, उसको समझने की आवश्यकता है। इसके अलावे जब आंदोलनों की चर्चा करते हैं शर्मा जी इस किताब में, और बहुत अच्छी चर्चा है, और अनेक दृष्टिकोण, अनेक पक्ष को लेकर सामने आते हैं, उसमें एक जो पुराना बहस है, जो हम में से बहुत सारे लोग जो आंदोलनों पर कभी कभार चिंता करते हैं या आपस में बातचीत करते हैं, तो वो जाहिर होता है कि वो जो स्वतः स्फूर्त जो मामला होता है किसी भी आंदोलन का, उस पर बहुत बहस है कि क्या आंदोलन स्वतः स्फूर्त होना चाहिए, क्या इसका संगठन जो है किस तरह से होना चाहिए, कैसे कोई आंदोलन सफल होगा, और भी बहुत सारी बातें। उसमें मार्क्सिस्ट और नॉन मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण आते हैं, अनेक तरह की बातें आती हैं। मुझे वो लगता है कि जैसे ही सामाजिकता से संबंध टूटता है, जैसे जो आम संस्कृति है उससे संबंध टूटता है, हमारे इकोलॉजिकल जो हमारी चिंता है उसका, तभी हम ये सोचने लगते हैं कि आंदोलन ऐसे होना चाहिए, तभी हमारा वो संबंध फिर से वापस स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा। अगर ये सचमुच में एक सामाजिक मामला रहता तो सब कुछ स्वतः स्फूर्त नहीं हो जाता, स्पॉन्टेनियस ही होता। उसमें तो ज्यादा अथक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई नेता चुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तब तो सब अपने आप ही करते रहते। तब तो जैसे कोई भी छठ पूजा जैसे होता है, तो छठ पूजा को तो लोग कहते हैं कि वो प्रकृति से हमें जोड़ता है, जोड़ने वाला उत्सव है। बहुत सारे ऐसे उत्सव हैं जो हमें, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो प्रकृति से जोड़ने वाले उत्सव हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें प्रकृति से तो नहीं जुड़ता है आदमी, बाकी सब कुछ हो जाता है। जो भी धमा चौकड़ी होनी चाहिए वो सब होती है, लेकिन प्रकृति से कोई जुड़ाव तो हो नहीं पाता। अगर होता तो यमुना के किनारे तो कई सालों से छठ पूजा हो रहा है, यमुना का कुछ ना कुछ कल्याण हो गया होता, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। तो कहने का मतलब है कि फिर ये वो आंदोलन का जो चरित्र है उस पर भी एक नया प्रश्न उठने लगता है कि क्यों हम आंदोलन के स्वतः स्फूर्त होने या न होने पर ही जाके सिमटने लगते हैं, जब हमको आंदोलन की परिभाषात्मक समझ विकसित करनी होती है। एक और जो बात है जो कि आखिर की तरफ मुझे सूझने लगती है इस किताब को पढ़ते हुए, वो ये है कि विकास का एक जो शुरू से, किताब के शुरू से लेकर अंत तक सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, वो ये है कि विकास का एक विचार है जिसके तहत हम सब इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आंदोलन हो, प्रतिरोध के आंदोलन हो, चाहे हमारे संबंध हो प्रकृति से, चाहे हमारी सामाजिकता हो, संस्कृति हो, वो सब घूम फिर कर वो जो एक शब्द है विकास, उसकी तरफ आके मुड़ने लगता है। चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड हो या थर्ड वर्ल्ड हो, हर जगह विकास को लेके ही अपनी अपनी नीतियां बनती हैं। थर्ड वर्ल्ड बहुत दिनों तक कहता है कि नहीं, हम नहीं करेंगे ये सब, कार्बन एमिशन पर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें अभी विकास और करना है। कोई जो विकसित हो गया है वो कहता है नहीं, हमें करना चाहिए और आप लोगों को भी करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ घूम फिर कर विकास पर आता है।
हमारे यहाँ उन्हें छोड़ दीजिए, आमतौर पर भी हम देखते हैं कि सब यही कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो गरीब लोग हैं, हमें अभी विकास करने की जरूरत है, हम ज्यादा ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें तो सब कुछ करना पड़ेगा अगर हम विकास चाहते हैं तो। एक विकास है, दूसरा विकासवाद है। मुझे लगता है कि अब मामला सिर्फ विकास का नहीं रहा है, बहुत हद तक विकासवाद का मामला हो गया है। और जब हम विकासवादी हो जाते हैं तो हमारी एक दूसरे प्रकार की मानसिकता हो जाती है। ये विकासवादी मानसिकता जो है वो भी किसी धर्म से कम नहीं होता, धर्म की तरह ही बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। और मुझे लगता है कि उस परिदृश्य में फिर इकोलॉजी जो है, मुझे लगता है कि एक कमजोर मुद्दा हो जाता है सामाजिक स्तर पर। इकोलॉजी जो है वो एक कंसर्न है, कभी कभार उठता है, जब भी आपदा होगी तो इकोलॉजी का सवाल उठेगा, आपदा नहीं है तो फिर नहीं उठेगा। इकोलॉजी का सवाल उठेगा जब कोई बहुत स्पेक्टाकुलर दुर्घटना, बहुत ही बड़े स्तर की दुर्घटना हो जाए, 150 लोग मर जाएं, कहीं बहुत भयंकर आग लग जाए, पूरी की पूरी हवा खराब हो जाए, बहुत बड़ा स्पेक्टाकुलर मामला होता है जो न्यूज वर्दी हो, तब हम फिर आने लगते हैं इकोलॉजी के सवाल पर। तो उसी तरह से देखिए, जैसे कि गंगा की सफाई के लिए एक अलग से परियोजना है और बाकी नदियों की सफाई के लिए शायद एक एक परियोजना अलग अलग नए ढंग से बनाई जाएगी। अगर मामला स्वस्थ सामाजिक स्तर पर होता तो परियोजनाएं भी जो है वो बहुत ही जैविक, बहुत ऑर्गेनिक मॉडल की परियोजनाएं होती। अब जब अनुपम मिश्रा नदियों और तालाबों के बारे में सोचते थे तो वो तो ये नहीं सोचते थे कि फलाने नदी पर ज्यादा ध्यान देना है और फलाने नदी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो तो बहुत ही ऑर्गेनिक मॉडल था उनके सोचने का। मुझे ये लगता है कि हमारी जैसे ही सामाजिकता में ये ऑर्गेनिक थिंकिंग इकोलॉजी को लेकर कमजोर पड़ी, तो हमारी राजनीति में भी इकोलॉजी कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं बन आ पाता है। इकोलॉजी कहाँ सवाल नहीं कर पाता? नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या हमारे इकोलॉजी का सवाल, कोई इकोलॉजी का सवाल दे पाता है? या कोई भी इस प्रकार का प्रोजेक्ट क्या हमारी इकोलॉजी का सवाल दे पाता है? तो वो उन चीजों को लेकर मुझे लगता है कि सुभाष शर्मा जी ने चिंताओं का रूपांकन तो किया है, रेखांकन तो कर दिया है। उसके बाद वहां से हमें प्रेरित करते हैं एक प्रकार से कि वहां से अब हम आगे बढ़े और इन चिंताओं को लेकर आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि वही बात शायद में पहले जो मयंक और कमल नयन कह रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि इस किताब को देखने के बाद और इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता महसूस होती है। तो बस इतना ही अभी। बहुत शुक्रिया देवनाथ जी, आपने इस किताब के समर्पण से लेकर, और आपने ठीक कहा जिस पर कम ध्यान जाता है, पर वहां से आपने स्पाइन खोजा किताब का। डॉक्टर सुभाष शर्मा ने इस किताब में जिन 6 आंदोलनों का अध्ययन किया है, क्योंकि आप लोग तो समाज विज्ञान के हैं, मैं साहित्य का हूं, तो मैं एक तरह से आउटसाइडर हूं इस विषय से, पर हम लोग प्रतिरोध का अध्ययन करते हैं साहित्य में। जब हो जाता है तो उसके कुछ लक्षण ट्रेस करते हैं। उसमें भारत के 3 आंदोलन हैं, चिपको आंदोलन, शांति घाटी आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। मैं खुद शांति घाटी आंदोलन को तो नहीं, पर चिपको आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से, खासतौर से चंडी प्रसाद भट्ट से और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर से थोड़ा बहुत ताल्लुकात रहा है, तो उसको देखता रहा हूं एक सिंपैथाइजर के तौर पर। 3 बाहर के आंदोलन हैं, चिको बांध विरोधी आंदोलन फिलीपींस का, सारावाक आंदोलन पूर्वी मलेशिया का और एमेजोनिया रबड़ मजदूर आंदोलन एक्रे ब्राजील का। डॉक्टर शर्मा ने बताया है कि ये 6 आंदोलन जिन 4 देशों पर चला है, इनकी लिगेसी कॉलोनियल रही है, पर उसमें भी फर्क है। जहां अमेरिका और इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है, वहां किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हुआ है, अत्यधिक दोहन हुआ है, क्योंकि उद्योग के जरिए वो लोग सब कुछ कर रहे थे। और जहां दूसरे लोगों का उपनिवेश रहा है, वहां थोड़ा सा भिन्न है। सुभाष शर्मा ने कुछ सवाल शुरू में ही उठाया है और उसी सवालों के संदर्भ में पूरी किताब घूमती रही है कि विकास के प्रभुत्वशाली मॉडल का हासिल क्या है आखिर। अच्छा, ये बात इसलिए भी कि जैसे मध्यकाल का केंद्रीय विमर्श धर्म था, धर्म के जरिए ही सारे बदलाव हो रहे थे, और जिस बौद्धिक को भी समाज के कल्याण या समाज की बेहतरी का ख्वाब जिसके भीतर था, यूटोपिया जो देखता था,
वो धर्म के साथ इंगेज होता था, उसको चैलेंज करता था। आधुनिक काल में उस जगह पर राजनीति आ गई और अब विकास केंद्रीय सवाल है, और आप तीनों ने इस बात की तायद की है कि अब का बौद्धिक वही होगा, उसी को अब जन बौद्धिक कम से कम कहेंगे, जो विकास से इंगेज होगा और उसको प्रश्नांकित करेगा। विकास के बुलडोजर से जिन सारी चीजों का सफाया कर दिया जा रहा है, या जो लोग आक्रांत हैं, आप किसी भी आदमी को चुप करा सकते हैं विकास विरोधी कह के आजकल। तो ये किताब इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आप धर्म के खिलाफ कुछ बोल दें, लोग सुन लेंगे, बहुत लोग सुन लेंगे। आप राजनीति और लोकतंत्र की कमजोरियों पर भी बोल देंगे, पर अगर आपने किसी को विकास विरोधी कह दिया तो ये ठप्पा निकलवाना उससे बहुत दुष्कर हो जा रहा है। तो सुभाष शर्मा ने सवाल पूछा है कि इस प्रभुत्वशाली मॉडल का, विकास के इस मॉडल का हासिल क्या है। जाहिर सी बात है कि ये मॉडल शुरू से कोई शाश्वत नहीं है। ये औद्योगिक जमाने के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद ये मॉडल आया है, और किसका विकास होता है, किसकी कीमत पर होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक आदमी जो चिल्लाता है विकास विकास, दूसरा कहता है मेरा विनाश विनाश। तो विनाश और विकास के बीच जो अंतर संबंध है उसकी बात, और इस विकास के पूरे संरचना में सुनी किसकी जाती है, बिल्कुल, किसकी आवाज वहां तक पहुंचती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि विकास का वैकल्पिक प्रतिमान हो सकता है क्या, विकास का वैकल्पिक मॉडल हो सकता है क्या। हम लोग जब इस बात पर विचार कर रहे हैं तो ये अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन का जमाना है, जिसमें सबसे बड़े व्यक्ति को ख्याल में रख के कोई योजना या प्लानिंग की जाती है, और माना जाता है कि रिस रिस के सब कुछ नीचे आ जाएगा। इस किताब के आरंभ में महात्मा गांधी को याद किया गया है कि प्रकृति सबकी जरूरत को पूरी कर सकती है, पर किसी भी एक आदमी के लालच को पूरी नहीं कर सकती। गांधी ने भी विकास के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया था, और चूंकि इसमें जो चिपको आंदोलन है उसका आरंभ ही सर्वोदय से जुड़े हुए लोगों ने किया है, इसलिए भी, पर ओवरऑल अगर उन लोगों ने नहीं भी किया होता तो गांधी ने कहा कि जब भी कुछ नया ख्याल करो तो सबसे आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचो। तो एक तरफ आप ट्रिकल डाउन को रखिए और एक तरफ इस चीज को रखिए कि जब भी कोई फैसला करो, कोई स्ट्रक्चर बनाओ, किसी तरह की नीति बनाओ, भले ही तुम्हारी नीयत कितनी भी साफ हो, तो सबसे आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचो कि इससे उसका क्या भला होगा, उसके चेहरे पर कितनी मुस्कान आएगी। तो विकास के, मेरे लिए विकास का जो वैकल्पिक मॉडल है, देसी प्रतिमान है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो इस किताब का आखिरी चैप्टर है, और ये सारे अध्ययन को लाता वहीं पर है, पिछले चाहे ऐतिहासिक और सामाजिक और उसकी सारी चुनौतियों और उत्तरजीविता के सवाल को लेकर भी वहीं लाता है। अब ये मॉडल जो देशज ज्ञान के आधार पर होगा, तो जाहिर सी बात है जब देशज ज्ञान के आधार पर होगा तो सार्वभौमिक संभवतः नहीं होगा, फिर ये हर जगह स्थानीयता और वहां के लोकल चीजों पर बल देगा। उसमें प्रकृति और संस्कृति की विविधता और नैतिकता की बात होगी। हम लोग पिछले 50-100 साल के बहसों पर ध्यान दें तो नैतिकता तो बहुत पिछड़ी हुई चीज मान ली गई है, पर यहाँ पर इस पर बल है कि प्रकृति और संस्कृति की विविधता भी और नैतिकता को नजरअंदाज नहीं होना है। और जिन चीजों की वजह से सारे आंदोलन हुए हैं, और आप लोगों ने ठीक कहा कि ये होने चाहिए और होते ही रहेंगे, और होना ही हम सबके जिंदा होने का सबूत है कि जिंदगी के नाजुक मुद्दों पर केंद्रित है। ये कोई खाए अघाए लोगों का नहीं है जो सब कुछ सारे संसाधन पूरे कर लिए, भौतिक इसलिए अब थोड़े स्पिरिचुअल हो जा रहे हैं या अंदर की ओर और अपने को वो कर रहे हैं, तो ऐसे खाए अघाए लोगों का नहीं है ये। पर इसमें आजीविका और संस्कृति के साथ साथ कुछ आध्यात्मिक सवाल भी रहे हैं। हम इसको, जब हम आध्यात्मिक सवाल कहते हैं तो उसको धर्म से बिल्कुल धर्मेतर अध्यात्म की तरह इसको सोचना होगा कि स्थानीय चीजों का जुड़ाव कैसे
एक वहां की संरचना से होता है, प्रकृति से होता है, तो ये धीरे धीरे उसका एक कुछ आप धर्म कहें या जो कहें, धर्म स्वभाव के अर्थ में भी उसके साथ वो लोग जोड़ लेते हैं और तभी उसकी हिफाजत करते हैं। तीसरा कि सबसे जो हाशिए के लोग रहे हैं, जो निम्न वर्ग रहा है, सबाल्टर्न रहा है, उसी ने इस आंदोलन को सब कुछ किया। भले ही बाद में कुछ आंदोलनों में मध्य वर्ग से जुड़े हुए पढ़े लिखे लोग चले गए और उन्होंने इसकी का नेतृत्व किया। जिन लोगों ने प्रतिरोध किया, वो प्रतिरोध करने वालों का लक्ष्य साफ था। भले ही वो ठीक ठीक कह नहीं पा रहे हों, पर यह पैदा ही हुआ था कि राज सत्ता का जो वर्चस्व और उसकी प्रधानता स्थापित हो गई है आधुनिक राष्ट्र राज्य के साथ साथ, उसको चुनौती देना है। क्योंकि ये आई तो है समतावादी विचार के नाम पर इसमें गैर बराबरी बहुत है। तो समतावादी और स्वायत्त शासी सभ्य समाज की स्थापना के लिए ये सारे आंदोलन हुए हैं। अगर मैं डॉक्टर सुभाष शर्मा की किताब से ही कुछ बिंदुओं को जोड़कर कहूं कि इनके हिसाब से फिर विकास का प्रतिमान क्या होगा नया, वो टिकाऊ होगा, टिकाऊपन उसमें होगा एक तत्व, समता होगा, न्याय और विकेंद्रीकरण। तो टिकाऊपन, समता, न्याय और विकेंद्रीकरण के आधार पर इन सारे आंदोलनों की अहमियत समझी जा सकती है, क्योंकि इनकी चिंता के केंद्र में यही रहे हैं। भले ही वहां के लोग, जो सबाल्टर्न समाज है, वो इस बात को इस पारिभाषिक शब्दों के हिसाब से नहीं कहता, पर उनके जेहन में यही चीजें रही हैं। अब जरा ये देखिए, औद्योगिक क्रांति के विकास के बाद मैं अगर आशीष नंदी को याद करूं तो उन्होंने मार्क्स के एक पत्र को कोट किया है जो एंगेल्स को उन्होंने लिखा था। फ्रांस ने जब कुछ देशों पर, अल्जीरिया या किसी पर जब कब्जा किया, तो उन्होंने कहा कि अब वहां भी सभ्यता आ जाएगी। ये कितना बड़ा भ्रमजाल है कि ये सारे लोग प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण को ध्वस्त करने वाले विचार को ही प्रगतिशील विचार समझते रहे हैं, और ये तमाम आंदोलन इसको चुनौती देते हैं, इसको खारिज करते हैं। वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य का वास्तविक और अंतिम नियंत्रण होगा। कैसे एक एक करके कानून बनाकर राज्य ने आज जिसको कॉर्पोरेट कह रहे हैं, अगर हम उसको एक औद्योगिक घराना या औद्योगिक समाज कहकर देखें, तो उनके साथ कैसे एक गठजोड़ कर लिया है और उसी को तरक्की पसंद, प्रगतिशील कहना शुरू कर दिया है। अब उसके साथ साथ है कि जंगलों का जो प्रबंधन है उसको वैज्ञानिक बनाना है। अब ये वैज्ञानिक भी कितना वैज्ञानिक है? असल में जंगलों के प्रबंधन पर स्थानीय लोगों का जो वैज्ञानिक संबंध था, उसको एक विचार विभ्रम के साथ या अपनी ताकत के साथ बुद्धि पर लोगों का कब्जा करके नैरेटिव बदलकर उसको अवैज्ञानिक करार दे दिया गया और कहा गया कि प्रबंधन तो ऐसे ही होगा, और उसका क्या क्या नतीजा निकला जिस वजह से लोगों ने प्रतिरोध किया। अब मैं एक बार फिर से आप सबके पास आना चाहूंगा एक एक करके। कमल नयन चौबे के पास सबसे पहले, कि उन्होंने ये किताब रोमांटिसाइज नहीं करता है उन आंदोलनों को, ये बहुत अच्छे से उन्होंने रेखांकित किया था इस बात को, और पोस्ट मेटेरियलिस्ट सोसाइटी का भी पैदाइश नहीं है। इसमें जो लोग भाग ले रहे हैं, जिनका आंदोलन है, उनके जीवन मरण का सवाल है। वो संडे एक्टिविस्ट भी नहीं है कि अब कुछ दिन कर लिया, थोड़ी नैतिकता जाग गई तो अपना कुछ करके अब चले गए इंडिया गेट पर, कुछ आंदोलन कर लिया, जंतर मंतर पहुंच गए। ये उनके लिए जीवन मरण का सवाल है, जिन आंदोलनों को यह किताब अपने अध्ययन का विषय बनाती है। तो एक बार फिर से कमल नयन चौबे के पास कि संक्षेप में अपनी बात कहें। धन्यवाद राजीव रंजन जी। मेरे पास कहने के लिए दो बिंदु हैं असल में। एक तो आपने जो बात उठाई वो काफी अच्छी थी, और देवनाथ पाठक जी ने भी विकासवाद की बात कही थी कि विकासवाद एक नए ईश्वर के रूप में आ चुका है। तो वो दोनों पहलू ही महत्वपूर्ण है।
और मुझे आपकी बातों से भी ये चीज आई कि किस तरीके से सामुदायिकता को ध्वस्त करना ही एक बहुत बड़ा विकास का पर्याय मान लिया गया है। तो इस संदर्भ में मैं दो चीजों को सामने लाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद हम लोग ज्यादातर अपेक्षाएं सुभाष शर्मा जी पर डालते जा रहे हैं। तो मैं भी एक बार फिर से बोलूंगा कि शायद आगे अगला कोई इसका अंक आए तो इस पर भी हम बात करें, दो पहलुओं पर, कि एक तो ये कि जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो हमारे देश में राजनीतिक दलों के एजेंडे पर क्यों नहीं आ पाते हैं। एक बार मैंने कई तरीके से सोचने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि बहुत अप्रत्यक्ष तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये चीजें धीरे धीरे करके आ रही हैं, पर सीधे तौर पर कोई राजनीतिक दल ये हिम्मत नहीं करता है कि वो पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में ले आए और जोर देकर कहे कि हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और हम जीत कर दिखाएंगे। चाहे वो हम झारखंड राज्य की ही बात कर लें, तो अलग अलग तरीके से चीजें आती हैं। जैसे मैं अपने संतोष के लिए एक जगह मैंने कहीं बोला भी कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहता है कि हम वन अधिकार कानून को या पेशा को अच्छी तरीके से लागू करेंगे, तो इसका हम एक पर्यावरणीय निहितार्थ निकाल सकते हैं कि क्योंकि इसका अर्थ होगा कि आप सामुदायिक अधिकार देंगे स्थानीय समुदायों को, और वो स्थानीय समुदाय जो है वो कारपोरेट घरानों का विरोध करेंगे, कारपोरेट घराने संसाधनों का दोहन करते हैं, तो एक पर्यावरणीय निहितार्थ निकलता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर वो एक चीज नहीं बन पाती है। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि पिछले एक महीने से और शायद हर साल हम लोग दिल्ली में ही अनुभव करते हैं और दूसरी जगहों पर भी, कि शहरी इलाकों में जो प्रदूषण की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, भयंकर होती जा रही है, उस संदर्भ में जो आंदोलन है वो बहुत ही मजबूती से क्यों नहीं उभर कर सामने आ पाते। और अगर इस तरीके के आंदोलनों के लिए किसी कुछ खास तरह की पृष्ठभूमि की जरूरत हो तो वो क्या हो सकती है। मैं चाहूंगा कि सुभाष शर्मा जी जब अपनी बात रखें तो अगर इन पहलुओं पर थोड़ा प्रकाश डालें तो अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि इस शहरी पर्यावरण के मुद्दे पर काफी गहराई से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो भारत का शहरीकरण भी पहले की तुलना में बढ़ा है, और अब अगर हम शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन की अपेक्षाओं को या उनके लिए स्वस्थ जीवन के वातावरण के मुद्दे को पूरी तरीके से छोड़ देंगे तो वो भी एक सही चीज नहीं होगी। तो ये जितना गंभीर मुद्दा है उतनी ही ज्यादा शिथिलता शहरी क्षेत्रों में आंदोलन के स्तर पर, एक गुलबंदी के स्तर पर या इसके मुद्दा बनने के रूप में दिखती है। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, यही दो बिंदु थे राजीव रंजन जी जो मैं बोलना चाह रहा था। बाकी और लोगों को मैं सुनना चाहूंगा। शुक्रिया। शुक्रिया कमल जी। अब फिर से डॉक्टर मयंक कुमार के पास हम लोग चलते हैं। उन्होंने बताया था कि कैसे फरक्का डैम का अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में राष्ट्रवाद के उभार में उसका अहम रोल रहा था। मैं जरा इस किताब में जिन आंदोलनों की चर्चा हुई है उसके जरिए हम ये सोचें कि आखिर विकास के जिन सवालों को राष्ट्रवाद से जोड़ा जाता है और इन आंदोलनकारियों को विकास विरोधी समझने की भूल की जाती है, तो असल में असली राष्ट्रवाद अगर कुछ है तो इन्हीं लोगों के साथ जुड़कर होगा। आप तो इसके साथ कुछ नाता रिश्ता क्यों नहीं बन पाता कि ये प्रतिरोध करने वाले लोग या प्रतिरोध को विवश हुए लोग ही असली राष्ट्रवाद की नुमाइंदगी करते हैं। और इसको हम लोग जरा दक्षिण पंथ और वाम पंथ के कैटेगरी में भी नहीं बांटे, इस लिहाज से भी सोचें। तो एक बार फिर से डॉक्टर मयंक कुमार। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल के सहारे आप मुझे वो मौका भी दे रहे हैं कि इस किताब की जो और खूबियां हैं उस पर एक बार फिर से प्रकाश डालें और फिर अपने सवालों को मैं सामने रखूं। जिस समग्र जीवन शैली की बातचीत हो रही है डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग को बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन ये समग्र जीवन शैली जो है इससे देव का सवाल जुड़ जाता है कि ये आंदोलन जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो कुछ खास आंदोलन या कुछ खास लोगों तक सीमित रह जाते हैं। तो समाज का और बहुत बड़ा तबका क्या सोच रहा है परिस्थिति के बारे में हम उसको जोड़ नहीं पाते हैं। ये किसी भी किताब की अपनी बंदिशें हो सकती हैं। हमसे लिखने को कहिएगा तो हमारे लिए भी आसान काम नहीं होगा कि सारे पहलुओं को एक संग जोड़ करके लाएं।
ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर समाज की अपनी एक समझ है, जो राजीव जी बोल रहे थे। और राजीव जी, वहां पे जो राष्ट्रवाद है, आज बदकिस्मती से राष्ट्रवाद को एक परिकल्पना के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रवाद की कोई एक परिकल्पना नहीं हो सकती है, ना ही होनी चाहिए। राष्ट्रवाद की सारी परिकल्पना में जो दूसरी परेशानी जुड़ी हुई है, इस पे राजीव जी आप खुद बोल रहे थे कि जो राज्य का बदलता स्वरूप है, उस राज्य के बदलते स्वरूप ने आम आदमी से वो सारे अधिकार, सारी, जिसको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक थे, उनका राज्य ने अपने हाथों में केंद्रीकरण कर लिया है। तो जो हमारे निगोशिएशन की स्पेस थी वो खत्म हो गई है। सवाल तब और गहरा हो जाता है। और यहीं के ऊपर मैंने अभी जब बात पहले कही थी, तभी मैंने सुभाष जी से कहा था, जो पॉपुलेशन का हमारा स्वरूप बदला है, हमें उसको भी नजर में रखना पड़ेगा। क्योंकि बदलती पॉपुलेशन की जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, और जो राजीव जी आप बोल रहे थे विकास का जो पूरा मॉडल है, ये अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। और ये जो विरोधाभास है, ये इतने आसानी से उभरने वाला, सुलझने वाला नहीं है। इसीलिए हम में से कोई भी एक सोल्यूशन आप हमसे कहिए या मैं आपसे कहूं तो कोई एक सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। और यही इस किताब की खूबी है कि इन्होंने दक्षिण और उत्तर को सामने रख करके उस कॉम्प्लेक्सिटी को हमारे सामने रख दिया। हम लोग को जहां के ऊपर आज परेशानी हो रही है, या जहां के ऊपर हम लोग सुभाष जी से ज्यादा उम्मीदें लगा ले रहे हैं कि हम इसको और आगे ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए भी आगे ले जाना चाह रहे हैं कि 1990 के बाद से 2020 तक में काफी हालात बदल गए हैं। दो बातें और कहना चाहूंगा, और वो थोड़ी इतिहास की मेरी समझ से गवर्न होती हैं। एक डैनियल बॉटकिन की किताब है डिस्कॉर्डेंट हार्मोनीज, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, को लिख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो पर्यावरण है उसमें हार्मोनी तो है, बट वेरी डिस्कॉर्डेंट है, रह रह टूटती रहती है। तो संतुलन की जो खोज है, ये हमें परेशानी में डाल देगी। क्योंकि कोई भी समाज कभी भी संतुलन में नहीं रहा है। चाहे प्राचीनतम समाज हो, वहां कास्ट व्यवस्था थी, वहां अछूतपन था, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं माना सकता, हम उस तक वापस नहीं लौट के जा सकते हैं। तो ये जो बहस है, इस बहस में कहीं कहीं हमें गांधी जी कुछ मतलब रास्ता दिखाते नजर आते हैं। उसके ऊपर कुछ बातचीत होगी तो और मुझे मजा आएगा कि श्रम का जो महत्व है, हिंदुस्तान में भी विकास के उस मॉडल में श्रम के महत्व को हमने नकार दिया है, और हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम सब लोग श्रम नहीं करना चाह रहे हैं। ये जो श्रम का महत्व है, ये कैसे इन आंदोलनों में मुखर होकर के आ रहा है, अगर ये बात और गहराई से सामने रखी जाएगी तो मुझे लगता है कि इस किताब में 4 चांद लग जाएंगे। शुक्रिया राजीव जी। शुक्रिया मयंक जी। अब डॉक्टर देवनाथ पाठक अपनी सबसे जुड़ा हुआ मेरा एक और बिंदु था जो छूट गया, अभी अवसर मिल रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ उसको। शुरू में ही भूमिका में ही फिर से मैं भूमिका की बात करूंगा। शुरू में ही शर्मा जी ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो एक ऑब्जर्वेशन टाइप का ये आता है कि अब तो किसी जमाने में भारत में भी एक मंत्रालय हुआ करता था जिसका ग्रामीण पुनर्निर्माण के नाम से, हाँ बड़ा अच्छा, और वहीं पे वो छोड़ देते हैं, इसको बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। बहुत सारी बातें इस किताब में सुभाष शर्मा जी मुझे लगता है कि बड़े ही सोच समझ के ऐसे लिखते हैं और छोड़ देते हैं कि अब तुम सोचो वाले के लिए कि अब आप सोचिए। अब आपके पास बहुत सारे नए नए मंत्रालय आ गए हैं, लेकिन वो मंत्रालय क्या सब करते हैं वो भी सोचिए, और जो नहीं है, जो पहले हुआ करते थे अब नहीं है, वो सब क्या करते हैं वो भी सोचिए। तो ये मंत्रालय वाला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि घूम फिर के बात चली जाती है उसी पे कि जो प्रजातांत्रिक देश की जो राजनीति होती है, उस राजनीति में हम किस प्रकार के प्रश्न ज्यादा सुन रहे हैं। पिछले 10 साल में ले लें या 20 साल में ले लें या 50 साल में, जैसे भी आप जो भी सुविधाजनक लगे, तो किस तरह के प्रश्न सुनाई पड़ते रहे। उन प्रश्नों में क्या हमें गंभीरता से कोई भी एक ऐसा प्रश्न दिखा, किसी ने उठाया गंभीरता पूर्वक कि जो प्रश्न हमारे जो ये सब संबंध है, चाहे वो संतुलन है हमारा और प्रकृति का, या फिर विकास को ही लेकर विकास, ये पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य में विकास की क्या अवधारणाएं हो सकती हैं उसी को लेकर, ये प्रश्न तो उठता नहीं है ज्यादातर। और कहीं किसी ने उठाया भी तो वो बस ऑड इवन बन के रह जाता है, तथाकथित, आप जानते ही हैं। तो एक तो वो बात है, और दूसरी बात यह है कि हम कहीं इस चीज को शहरी और ग्रामीण में भी कहीं रोक के न रख दें। मुझे तो लगता है कि ग्रामीण और छोटे शहरों में भी ये समस्या उतनी ही ज्यादा गंभीर है।
शर्मा जी ने इस किताब में वो एक उदाहरण भी दिया है कि कैसे दरभंगा, मधुबनी जैसे जिले बिहार में जो लो लाइंग थे और जो बंगाल के साइड वाले, जो बंगाल में भी, तो अब दरभंगा और मधुबनी जैसे जिलों में पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है। किसी जमाने में 20-30 फीट पर पानी निकल आया करता था, पीने वाला पानी 30 फीट पर निकल आया करता था। अब सब लोग वैसे ही बोरिंग कर रहे हैं जैसे किसी जमाने में सिर्फ पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में कुछ अमीर लैंडलॉर्ड बोरिंग करवाते थे, वैसे ही सब जगह दरभंगा और मधुबनी में भी करवाना पड़ रहा है। लाख लाख रुपए की बोरिंग होती है। वो 5,000 रुपए में चापाकल लगवाने वाला सिस्टम जो है वो बेकार हो गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बात सिर्फ महानगरों की ही नहीं रही है, और इसमें बात सिर्फ बड़े नदियों की भी नहीं है। बात जो है अब वो माने घर घर तक जाके वो इम्बैलेंस आपको दिखाई पड़ जाएगा। चाहे वो घर किसी महानगर में हो, चाहे वो परिवार किसी गांव में हो, हर जगह हमें ये जो डिस्टर्बेंस है दिखाई पड़ जाएगा। और उससे भी ज्यादा खतरनाक जो दिखाई पड़ेगी बात वो ये है कि उसको लेकर कोई चिंता भी नहीं आपको सुनाई पड़ेगी। सबको ये लगता है कि ये तो होना ही है, जब विकास हो रहा है तो ये तो होना ही है, कोई सब्सिडी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब विकास होगा तो ये सब होना ही है। सेलफोन मिल गया है ना सबको, टेलीविजन मिल गया है सबको, तो बाकी सब जो है वो सब ठीक है, वो राज्य की जिम्मेदारी हो गया है देव। हाँ, इसीलिए उसी दृष्टिकोण से मुझे ये लगता है कि आंदोलन महत्वपूर्ण है और प्रतिरोध के आंदोलन चलते भी रहने चाहिए, और हम जो समाज विज्ञान में आंदोलनों को समझने की कोशिश करते हैं वो भी करते रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक नया प्रश्न जो मेरे दिमाग में गूंजता है, और वही मैंने पहले भी बताने की कोशिश की, कि आंदोलनों के परे क्या कोई ऐसी सामाजिक स्थिति का निर्माण किया जा सकता है जहां पर ये सबकी चिंता हो जाए, ये सब साधारण लोगों की चिंता हो जाए। जब तक ये सब साधारण लोगों की चिंता नहीं होगी, तब तक सुप्रीम कोर्ट कितना भी बोल दे कि पटाखे नहीं छोड़ने दीपावली में, आपको पटाखे सुनाई पड़ेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया देवनाथ जी। अब हम लोग इस किताब के लेखक डॉक्टर सुभाष शर्मा के पास चलते हैं। डॉक्टर सुभाष शर्मा समाज वैज्ञानिक हैं, सोशियोलॉजी में, जैसा मैंने कहा कि इनकी दीक्षा हुई है, पर इनका स्वभाव साहित्य वाला है। इन्होंने, इनके कविता संग्रह हैं, कहानी संग्रह है, काफका और ऑरवेल का इन्होंने अनुवाद किया है, बहुत ही बेहतरीन। वाह वाह वाह। तो एक तरह से जो ऊपर समाज विज्ञान पर जो आरोप लगता है कि ये दिल की धड़कन को नहीं सुन पाता, लोगों के हृदय की ऊपरी बदलाव पर ही सारा ध्यान अपने को फोकस करता है, तो लिटरेचर धड़कन सुनने की कोशिश करता है। और एक दूसरे लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि ये आंदोलनों की प्रकृति और उसकी संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, पर साथ में अपने पेशे के रूप में जहां से डिमांड होता रहा है, आंदोलनकारी जिन लोगों के पास जाते रहे हैं बदलाव के लिए, वहां ये काम करते रहे हैं। तो एक तरह से ये इनसाइडर भी हैं, आउटसाइडर भी हैं। जहां नीतियां बनती रही है वहां काम करते रहे हैं, और लोग जहां मांग करते रहे हैं उनको ये समझने की कोशिश करते रहे हैं। तीनों हमारे पैनलिस्ट ने अपने अपने हिसाब से सवाल किया है जिसे उन्होंने सुना है। तो हम लोग चलते हैं डॉक्टर सुभाष शर्मा के पास कि वो अपनी बात कहें। विद्वानों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने किताब पढ़ी और अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। जहां तक ये सवाल उठाया गया है कि पर्यावरण आंदोलनों में अक्सर दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर झुकाव हो जाता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने देखा है कि दक्षिणपंथियों ने इन आंदोलनों का विरोध किया है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था, तो उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन के विरोध में एक आर्क वाहिनी नाम की संस्था गुजरात में उसका पूरा विरोध कर रही थी, जो पूर्णतः दक्षिणपंथी थी और कहती थी कि यह बांध, सरदार सरोवर बांध, गुजरात की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। और उसका जो लोग विरोध कर रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन वाले, वास्तव में विकास विरोधी और राष्ट्र विरोधी है। इतना ही नहीं, जो वहाँ के स्थानीय
अखबार थे, खास करके गुजराती भाषा में, वे सब उन्हीं आर्ग बाहिनी और विरोध करने वाले लोगों के विचारों को छापते थे और नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ लिखते थे। हालांकि अंग्रेजी अखबारों में बात ऐसी नहीं थी, वहां पर मिश्रित स्वरूप था कि कुछ अखबार आंदोलन की प्रशंसा में लिखते थे, कुछ उसके विरोध में। इसी तरह से शांति घाटी आंदोलन केरल में जो हुआ, उसमें भी अधिकांश राजनीतिक दल और खास करके दक्षिणपंथी दल उस आंदोलन का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसे केरल शास्त्र साहित्य परिषद, जो कि मार्क्सवादी पार्टी का एक संगठन है, वो चला रहा था। दूसरी बात यह है कि कुछ विद्वानों ने जो पहले से अपनी प्रस्थापनाएं दी हैं, मैंने उसको भी काटा है। जैसे प्रोफेसर रजनी कोठारी ने कहा कि ये जो पर्यावरण आंदोलन होते हैं, ये गैर राजनीतिक संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं। तो कुछ आंदोलनों में ये सही है, लेकिन कुछ में नहीं सही। जैसे जो फिलीपींस में चीको बांध के विरोध में आंदोलन चल रहा था, वहां एक अत्यंत प्रगतिशील दल था, पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, तो वो उसे लीड कर रहा था। इसी तरह से ब्राजील में जो रबड़ मजदूरों का आंदोलन चल रहा था, उसमें जापुरी वर्कर्स यूनियन उसका नेतृत्व कर रही थी और वह वर्कर्स पार्टी का अंग था और उसके आंदोलन के नेता वर्कर्स पार्टी के नेता थे। इसी तरह से जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन में 3 स्ट्रैंड्स थे, 3 धाराएं थीं। एक तो थी उचित तकनीकी वाली चंडी प्रसाद भट्ट जी की, दूसरी थी धर्मयुद्ध गांधीवादी धारा एस.एल. बहुगुणा की, और तीसरी थी मार्क्सवादी धारा उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी। ये मुख्यतः इस प्रकार से गांधीवादी और मार्क्सवादी ये सब उसमें शामिल थे। तो ये भी कहना उचित नहीं है कि वामपंथी लोग पर्यावरण आंदोलन में शामिल नहीं होते। एक बात और मैंने रेखांकित की है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अंतर होता है। पर्यावरण में हम लोग अपने अगल बगल का जो वातावरण है, माहौल है, सराउंडिंग्स है, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, मिट्टी का प्रदूषण हो गया। लेकिन पारिस्थितिकी में एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसमें मनुष्य एक उसका अंश मात्र है, एक हिस्सा मात्र है, और उसमें अन्य जीव जंतु हैं, अन्य वनस्पतियां हैं, और उसमें मनुष्य का कोई डोमिनेंट रोल नहीं है। वो विभिन्न प्रजातियों, स्पेसीज में से एक है बस। तो इस चीज को मैंने रेखांकित किया है और फिर मैंने हिगराया है कि कैसे शांति घाटी आंदोलन शुद्ध पारिस्थितिकी आंदोलन था, क्योंकि उसमें जो मुद्दे थे वो वहां जो रेन फॉरेस्ट, वहां बहुत ही पुराने, सदियों पुराने जो हमारे वन हैं वो विरल हैं वो, और दूसरे जो मैकाक नाम का एक लंगूर जिसकी पूंछ शेर की तरह होती है, वो वहां पर पाए जाते हैं और जो बहुत ही विरलतम है, तो उन्हें बचाने की बात। और ये आप देखिए कि वहां पर
कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस, दक्षिणपंथी दल सभी एक साथ थे, चाहते थे कि वो जो बिजली बनाने का बांध है वो बन जाए, क्योंकि इससे सिंचाई होगी और जो इतने सालों तक बांध का निर्माण होगा उसके दौरान लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन ये भी देखने की बात है कि किस तरह से कुछ सरकारी विशेषज्ञों ने भी सरकार के विरुद्ध प्रतिवेदन दिया। जैसे प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, वो भारत सरकार में कृषि मंत्रालय में थे और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बांध नहीं बनना चाहिए, या तो अन्यत्र बने, अन्यथा कोई वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत बनना चाहिए। इसी प्रकार से चिपको आंदोलन में भी श्रीमती गांधी जी ने उसकी जब जांच एक्सपर्ट कमेटी से कराई थी, तो एक्सपर्ट कमेटी ने वहां जो प्रतिवेदन दिया उसमें कहा कि इससे वनों का काफी नुकसान होगा और ये वन बहुत ही पुराने हैं और विरल हैं, और उसको किस तरह से इंदिरा गांधी जी एक तरह से सेंट्रल लेफ्टिस्ट या लेफ्ट ऑफ द सेंटर पार्टी की थी, फिर भी उन्होंने उसको माना और वो कटाई, वनों की कटाई रुक गई। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी धाराएं विभिन्न आंदोलनों में रहती हैं। और नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि मध्य प्रदेश बनाम गुजरात, अब मध्य प्रदेश में वो भाजपा गुजरात की भाजपा का विरोध नहीं करती थी, और सबसे ज्यादा वहां पर जो हटाए जाते लैंड हाउसेज वो सब मध्य प्रदेश के थे, और लाभ मिल रहा था गुजरात को, बिजली जा रही थी गुजरात को, महाराष्ट्र को, और सिंचाई हो रही थी राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात को। तो इस तरह से आप देखें कि जमीन जा रही है पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को और उनकी पूरी जमीन चली जा रही थी। और तब किस तरह से आंदोलन के दौरान ही हमारे लक्ष्य बदलते हैं, हमारी लड़ाई की, संघर्ष की रणनीतियां बदलती हैं। पहले तो उन लोगों ने यही मांग की थी कि हम लोगों को मुआवजा दे दिया जाए, हमारी जमीन आप ले रहे हैं तो हमको मुआवजा दे दीजिए। ये भी नहीं कहा था उचित मुआवजा दीजिए। लेकिन बाद में हुआ कि बांध की ऊंचाई इतनी से अधिक नहीं होनी चाहिए, और मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और अंततः वो 163 मीटर की ऊंचाई वो सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी। और आप जानते हैं कि मेधा पाटकर के साथ अरुंधति राय को भी जेल जाना पड़ा था उसकी आलोचना करने की। तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से बदलता है। और फिर बाद में उन्होंने और अगले चरण में कहा कि नहीं, ये पुनर्वास नीति होनी चाहिए। अफसोस है कि जिस भारतवर्ष में 1894 से भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना था ब्रिटिश काल से, वहां पर जमीन लेने के बदले में पुनर्वास की कोई नीति ही नहीं थी। तो इस नर्मदा बचाओ आंदोलन ने पुनर्वास की नीति लाने के लिए भारत सरकार को बाध्य कर दिया, और तब जाकर के 2007 में पुनर्वास नीति आई। और जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 था उसकी जगह पर 2013 में फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट बना। तो इस तरह से जो लार एक्ट के नाम से ज्यादा प्रचलित है वो 2013 में बना, और उसका मुख्य श्रेय नर्मदा बचाओ आंदोलन को जाता है। किसी भी राजनीतिक दल ने एक संगठित तरीके से पुनर्वास नीति की मांग नहीं की थी, लेकिन उस आंदोलन का ये प्रतिफल रहा कि पूरे देश में पुनर्वास नीति
कायम है। अब अलग बात है कि 2017 में वह बांध बन गया और उसका उद्घाटन भी हो गया, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए थे उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। विश्व स्तर पर बड़े बांधों को बनाने के बारे में 3 तरह की विचारधाराएं हैं। एक तो आशावादी, जो खास करके नव शास्त्रीय क्लासिकल नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना है कि इससे विकास होगा, आर्थिक वृद्धि होगी, रोजगार मिलेगा, पर्यटन होगा, सिंचाई होगी और बाढ़ का नियंत्रण होगा। तो इसीलिए विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस सब बड़े बड़े बांधों की न केवल वकालत करते हैं बल्कि उसके लिए इन्होंने ऋण भी दिया। यह आश्चर्यजनक है कि सरदार सरोवर बांध को बनाने के लिए विश्व बैंक ने ही सबसे पहले ऋण दिया, और उसी तरह से फिलीपींस में भी चीको बांध बनाने के लिए विश्व बैंक ने ऋण दिया था। और जब नर्मदा बचाओ आंदोलन ने उसका जमकर विरोध किया, तब वहां से एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि हाँ, यह बांध निर्माण उचित नहीं है, और तब उसने अपना हाथ खींच लिया और तब एस कुमार ग्रुप ने उसका वित्त पोषण किया। तो इस तरह से देखें कि जो पश्चिमी देशों का जो विकास का प्रतिमान है वो निश्चित रूप से बड़ा सुंदर होता है। बिग इज ब्यूटीफुल, कंक्रीट इज ब्यूटीफुल, विजुअल इज ब्यूटीफुल, ये उनकी अवधारणा रही है कि बड़ा हो, दिखने वाला हो और एकदम मूर्त हो, भव्य हो, तो वही विकास है। जबकि वास्तविक विकास इससे बिल्कुल हटकर है, जहां पर सामाजिक चेतना विकसित हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि का जहां पर जिक्र हो, जहां की संभावना हो, वो असली विकास है। लेकिन असली विकास तो इन लोगों ने तो हाशिए पर डाल दिया। जहां तक ये सवाल उठता है कि आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच में संघर्ष हुआ क्या इन आंदोलनों में, सर्वत्र तो नहीं, लेकिन सारावाक में, मलेशिया में, जो सबसे गरीब और जिसे कहा जाता है कि इंडिजिनस ट्राइब पेनान और अन्य लोगों के बीच में संघर्ष हुआ था। और उसका एक कारण ये भी था कि जो वहाँ सहाबत आलम, जो फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, जो वैश्विक एनजीओ है, उसके सपोर्ट से वो आंदोलन चला रहा था और कुछ चीज़ों पर उनका मतभेद था। लेकिन कुल मिलाकर के वो लोग लॉगिंग के खिलाफ थे, जो लकड़ी कटाई हो रही थी बड़े पैमाने पर, उसके खिलाफ थे। ये भी आश्चर्यजनक है कि जापान, जहाँ की वनों का आच्छादन बहुत ज्यादा है, वो अपने वनों को नहीं काट रहा था और वो मलेशिया से सारी लकड़ी मंगवा रहा था, इमारती लकड़ी, और वो भी 2 कौड़ी के दर पर। तो आप देखें किस तरह से वैश्वीकरण कह लीजिए या पश्चिमी मॉडल कह लीजिए, आधुनिकीकरण कह लीजिए, ये सब उसके लिए जिम्मेदार है। और मजे की बात तो ये है कि सारावाक राज्य में जो मंत्री थे, अधिकांश मंत्रियों के प्रेस थे और मीडिया थी, और उन्हों के ही जो लकड़ी कटाने वाली कंपनियां थी, बड़ी बड़ी मशीनों से लकड़ियां काटती थी, वही उनके स्वामित्व में थी। तो किस तरह से राजनीतिक वर्चस्व उन्हीं लोगों का था जो उस लकड़ियों के काटने से, एक्सपोर्ट से फायदा ले रहे थे, और मीडिया, स्थानीय मीडिया उसका विरोध कर रहा था और वेस्टर्न मीडिया, अंतरराष्ट्रीय मीडिया उसका आंदोलन का सपोर्ट कर रहा। तो ये समस्या नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी हुई कि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया सपोर्ट कर रहा था, इसलिए जो विरोध करने वाले थे
आर्क वाहिनी वगैरह, उन लोगों ने कहा कि ये तो विदेशी मीडिया सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये राष्ट्र विरोधी है, विकास विरोधी है। और इसीलिए इस आंदोलन को और थोड़ा सा धक्का लगा, क्योंकि ये प्रचार जो किया गया तो उसमें लोगों ने दिखाया कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसका सपोर्ट कर रहा है। और जैसा कि अमूमन होता है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि इस पर विदेश का हाथ है, विदेशियों का हाथ है, वो सब बातें इसमें हुई। तो और अन्य आंदोलनों में आदिवासी गैर आदिवासी में कोई संघर्ष नहीं था। लेकिन एक बात और है कि जहां तक वाइल्ड लाइफ की बात, तो वाइल्ड लाइफ की बात तो मैंने जैसे कहा कि जो प्योर इकोलॉजिकल मूवमेंट था, शुद्ध पारिस्थितिकी आंदोलन शांति घाटी का था, उसमें तो बचाने का था, लेकिन और आंदोलनों में नहीं था, ये मुद्दा उसमें नहीं था। इसीलिए मैंने अन्य आंदोलनों को सामाजिक पारिस्थितिकी आंदोलन कहा है और शांति घाटी को शुद्ध पारिस्थितिकी आंदोलन कहा है। मैंने ये कोशिश की है कि इसको एक समावेशी रूप में, और मैंने उसका नाम दिया है बहुआयामी समालोचनात्मक असक्तिकरण दृष्टिकोण, जिसमें मैंने कोशिश की है कि किस तरह से सामाजिक असक्तिकरण, राजनैतिक असक्तिकरण, आर्थिक असक्तिकरण, सांस्कृतिक असक्तिकरण और पर्यावरणीय असक्तिकरण मजबूर करते हैं लोगों को विरोध करने के लिए। लेकिन परिस्थितियां ही पर्याप्त नहीं है, तो मानव चेतना भी उसमें जरूरी है, और मानव चेतना भीतरी हो सकती है या कभी कभी कैटलिस्ट एजेंट बाहर से भी हो सकते हैं। और इसीलिए मैंने इसको 7 आयामों में बांटा है कि संदर्भ, कारण, भागीदारी, लक्ष्य, संगठन, नियंत्रण और परिणाम। इस तरह से इसमें इन आंदोलनों को देखने की कोशिश की है। और ये वैकल्पिक प्रतिमान, अक्सर एक लोग कह देते हैं कि आंदोलन चलाए और उसमें कुछ है नहीं, उनका विजन नहीं है उनके पास कोई, ये सही नहीं है। इन सभी आंदोलनों में एक वैकल्पिक विजन था, एक दृष्टिकोण था कि हमारा विकास का मॉडल कैसा होगा, डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो नॉट फ्रॉम एबव, ये था। और लोगों की उसमें भागीदारी होगी जो सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, आर्थिक रूप से फिजिबल हो और तकनीकी रूप से स्थानीय लोगों के जो श्रम को डिस्प्लेस नहीं करे, क्योंकि तकनीकी भी 2 तरह की होती है, लेबर इंटेंसिव और लेबर डिस्प्लेसिंग। तो ये हो, और हम हमारे समाज में वो विकास ऐसा हो जो समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। तो इस तरह का जो प्रतिमान, वो उसकी झलक कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं है, हर सभी आंदोलन में है। और एक जो लोक समाज है या सभ्य समाज है, उसके दायरे को बढ़ाने का प्रयास ये सभी आंदोलन करते हैं। इसमें कभी कभी ये भीतरी और बाहरी का भी सवाल उठता रहा है, जैसे चिपको आंदोलन में है। लेकिन कुल मिलाकर के ये मार्क्स की जो थीसिस रही है कि कारखानों के मजदूर ही लीडरशिप लेते हैं, संघर्ष करते हैं, मैंने इसमें नहीं पाया, क्योंकि ये अधिकांश आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में थे और ग्रामीण लोगों ने इसमें पूरी भागीदारी और नेतृत्व किया है। कहीं कहीं नेतृत्व स्थानीय था, कहीं कहीं बाहर से आए। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में पहले बाबा आमटे उसका नेतृत्व करते थे, लेकिन वो उसका तब विस्तार और गहराई उतनी नहीं थी जितना कि मेधा पाटकर के आने के बाद हुई, कि उन्होंने उसको फैलाया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को छोड़ा। और ये कभी कभी हम लोगों ने में एक है कि इसको क्या कहें, अनुशासनिक या विचारधारात्मक संकीर्णता भी हम लोगों में है, कि जब समाजशास्त्री चीज अध्ययन करते हैं तो उसी को सामाजिक पहलू को बहुत महत्व देते हैं, राजनीति शास्त्री अध्ययन करते हैं तो अपने राजनीतिक पहलुओं को बहुत महत्व देते हैं, और पर्यावरण वाले करते हैं तो पर्यावरण महत्व देते हैं। इसलिए मैंने अंतर अनुशासनिक दृष्टिकोण इसमें अपनाया है कि ये सभी पहलू उसमें शामिल है, कोई एक उसमें नहीं है। और ये भी देखा गया कि किस तरह से जो अभी शहर की समस्याएं हैं, पर्यावरण की, प्रदूषण की, तो इसको निश्चित रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। और ये जो प्रतिरोध हैं, ये
वैकल्पिक विकास की प्रेरणा देते हैं और आप सभी लोगों ने इसको काफी सराहा है और जो कुछ कमियां हैं मैं निश्चित रूप से उसे पूरी करने के लिए दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित नहीं होंगे तब तक उसका उतना मजा नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से आपके सुझावों का स्वागत है और अगले संस्करण में निश्चित रूप से मैं उसे शामिल करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुभाष शर्मा जी। अब हमारी बातचीत मुकम्मल हो गई इस किताब पर, क्यों करते हैं लोग प्रतिरोध। और जैसा शुरू में ही कहा था, इसमें एक इतिहासकार डॉक्टर मयंक कुमार, राजनीति शास्त्री डॉक्टर कमल नयन चौबे और समाज शास्त्री डॉक्टर देवनाथ पाठक, तीनों लोगों ने भाग लिया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और खास तौर से शुक्रिया और आभार डॉक्टर सुभाष शर्मा का, जिन्होंने हिंदी में यह किताब हम सबको उपलब्ध कराई।